अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास की मैथ्स को। ये जो मैथ्स की बुक है ये पिंडी बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों बोर्ड्स के अंदर यही बुक पढ़ाई जा रही है। तो अगर कोई पिंडी बोर्ड में है या फेडरल बोर्ड में, दोनों इससे फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छा जी, टॉपिक शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि कुछ इंस्ट्रक्शन सुन लें, ताकि उससे फिर आपके लिए आसानी होगी पढ़ने में। क्योंकि अक्सर बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको बस यही होता है कि वो क्वेश्चंस को देख रहे होते हैं या टॉपिक्स देख रहे होते हैं, और उसके बाद बस देख के ये कर कहते हैं कि हमें समझ आ गई है। तो वो आपको मौके पे तो समझ आ जाती है चीज़ की, लेकिन बाद में जब आप उसको सॉल्व करने बैठते हैं तो फिर वो आपको कुछ भी नहीं से याद आ रहा होता। अब इसका आसान हल ये है कि जब आप लेक्चर, किसी भी टीचर का लेक्चर देख रहे हो, तो उस टाइम पे रिकॉर्डिंग के दौरान जब आप उसको सुन रहे होंगे, तो फिर आपने क्या करना है, अपने पास आपने एक पेन और नोटबुक को या कोई रजिस्टर या कोई भी पेपर अपने पास रख लेना है। तो वहाँ पे जब वो इम्पोर्टेंट बातें या कोई भी चीज़ ऐसी समझाई जाती है तो उसको नोट डाउन कर लेना है। या जिस तरह से कोई फार्मूला समझाया जा रहा है तो उसको नोट कर लिया, फिर ये होगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको उस टाइम आसानी होगी। तो उम्मीद है आप सब बच्चों ने अभी पेन कागज़ निकाल लिया होगा और लिखना शुरू करेंगे जो भी मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। आज के टॉपिक जो है हमारा वो चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, जो है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के बारे में। मैट्रिसेस जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका मैथमेटिक्स में क्या ताल्लुक है, और कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो है वो साइंस की सभी फील्ड्स के अंदर, जिस तरह मैथमेटिक्स हो गई, स्टैटिस्टिक की फील्ड हो गई, या इसके अलावा और भी इलेक्ट्रिकल की फील्ड्स हो गई, साइंसिस की जो फील्ड्स है उसमें यूज़ होती हैं। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो कंप्यूटर की फील्ड में हो रहा है मैट्रिसेस का। क्योंकि वहाँ पे इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन वो यूज़ होती हैं, उसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू मैट्रिसेस को के थ्रू क्वेश्चन सिम्प्लीफाई किए जाते हैं। तो इसका आइडिया किसको आया था, सबसे पहले किसने सोचा कि इस तरह की मैट्रिसेस होनी चाहिए या इस कंसेप्ट को लेकर आया? तो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, जर इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर केली नाम था उसका। उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट इस वर्ड को डिराइव किया था, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को, 1858 के अंदर, यानी 19वीं सदी के अंदर। तो उन्होंने इसके ऊपर काम किया और डिफरेंट एप्लीकेशन बनाए, डिफिनीशंस बनाई, और बहुत सा इसके ऊपर उन्होंने काम किया। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डिफिनीशन से ही, कि डिफिनीशन क्या है मैट्रिसेस की। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आपके पास पेन कागज़ होगा तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। चले जी, तो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर को, जो है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के बारे में। तो मैट्रिसेस को हम शुरू करने से पहले उसकी डिफिनीशन देखेंगे कि डिफिनीशन क्या है और उसमें क्या क्या कुछ हो सकता है। तो चलें डिफिनीशन से शुरू करते हैं। डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन है इसकी कि अ रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन ऑफ collection of real numbers से 0 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ये है क्या। अ रेक्टेंगुलर एरे, या तो कह रहे हैं कि लाइंस होंगी, एरे कहती हैं लाइंस को, एरे, ठीक है ना। जो वो ऐसी लाइंस जो रेक्टेंगुलर शेप बना ले, जिस तरह हम यहाँ पे बना देता हूँ। ये देखें, ये शेप अगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होगी, लेकिन चलें समझने की कोशिश करें। ये दो साइड्स और ये दो साइड्स क्या होंगी, इसकी इक्वल होंगी, या तो ऐसी लाइंस होंगी। अगर अगर हम लाइंस को डिस्कस नहीं करते हैं और दूसरे अलावा और किसी चीज़ को डिस्कस करें, सो वो होगा और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर के कलेक्शन की ऐसी फॉर्मेशन बना ले, जिस तरह 0 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। इस तरह से उनकी कलेक्शन बना ले जो इस तरह से एक फॉर्म बन जाए कि 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक हो गया। तो ये जो फॉर्म है इसकी, इसको देखें तो ये हमें नजर आए कि ये क्या है, आपके पास रेक्टेंगुलर शेप बन गई है, ठीक है ना। एंड इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट से हम क्या कर दें, उसको क्लोज कर दें, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये क्या बन जाती है, आपके पास मैट्रिक्स बन जाती है। एंड इट कैन बी
represented by capital letters A, B, C up to so on Z, such that A is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and 5। अच्छा जी, फिर क्या होता है, हम इसको क्लोज कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं और इसको कैपिटल लेटर्स ए बी सी किसी भी ए से लेकर जेड तक कोई भी कैपिटल ले ले और उसको रिप्रेजेंट कर दें, तो हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या बन जाती है, मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक हो गया। अब मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं या उसको क्या कहते हैं, या जो एलिमेंट्स कुछ भी हम इसके अंदर लिखते हैं वो जो होते हैं आपके पास, वो एंट्रीज जो होती हैं वो एलिमेंट्स कहलाई जाती हैं। द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स आर नोन एज एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक हो गया, मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स या मेंबर्स। ठीक हो गया। सो जो एंट्रीज होंगी मैट्रिक्स की वो क्या होंगे, आपके पास एलिमेंट्स कहलाए जाएंगे या मेंबर्स होंगे। अब ये जो वर्ड यूज हुआ यहाँ पे रियल नंबर का, उस रियल नंबर का मतलब क्या है, रियल नंबर्स का मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ ये नहीं होगा कि 0, 1, 2, 3 या मतलब पॉजिटिव नंबर होंगे या नेगेटिव नंबर होंगे, बल्कि ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट में लिखे हों, जो फ्रैक्शन में लिखे हों, जो डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में लिखे हों, यानी किसी भी तरह का नंबर जो है वो क्या हो सकता है, आपके पास आ सकता है मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब उसके पीछे रीजन ये है कि जो रियल नंबर्स हैं वो होते हैं रेशनल और इरेशनल कॉम्बिनेशन से आते हैं, यानी इसकी डिफिनीशन भी यही है कि द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक हो गया। तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो तो तमाम सारे वो नंबर्स होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हैं, और जो दूसरे हैं इरेशनल नंबर वो तमाम होते हैं जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके। तो यानी जितने भी नंबर है वो तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे, आपके पास रियल नंबर सेट में आ जाएंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं तमाम नंबर्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में। सो उम्मीद है यहाँ पे आपकी ये मैट्रिक्स की कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। अब मैट्रिक्स के अंदर दो अहम बातें हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं। इसमें होती हैं, एक रोज होती हैं और दूसरी होती है कॉलम्स, जो कि याद रखना बहुत जरूरी है। फिलहाल हम मैट्रिक्स को ही समझ रहे हैं, इसकी फिर हम मजीद टाइप्स भी डिस्कस करेंगे जिसमें इसकी बहुत सी टाइप्स आती हैं जो वन बाय वन हम इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। तो रोज जो हैं उसको समझ लेते हैं। आपके पास ना दो किस्म की लाइंस होती हैं, अगर वैसे नोटबुक को भी देखें। एक लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है और दूसरी लाइन जो है वो वर्टिकल फॉर्म में है। जो नोटबुक के अंदर जो लाइंस हमें नजर आती हैं जिस तरह से वो दी होती हैं वो क्या होती है, आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं, और उसके अंदर एक लाइन लगी होती है, मार्जिन लाइन जिसे समझ लें। वो लाइन क्या होती है, वो वर्टिकल फॉर्म में लाइन होती है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर नोट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ एंट्रीज होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं मैट्रिक्स के अंदर, और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर एम के साथ। यानी अगर इस मैट्रिक्स में हम देख लें तो ये हो गया 1, रो 1 R1 से लिखें, यहाँ पे देखें ये हो गया R2 हो गया, और ये हो गया आपके पास R3 हो गया, यानी 3 रोज हैं इसके अंदर। सो R1 R2 एंड R3। सो बस इसको आपने ये याद रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ एंट्रीज हैं उनको रोज कहा जाता है और उसको स्मॉल लेटर एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये स्पेशली याद रखना है, एम के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि आगे हमने इसको ही यूज करना है। नेक्स्ट जो है वो है कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो द वर्टिकल फॉर्म ऑफ एंट्रीज आर कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड कॉलम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर एन। उनको क्या किया जाता है, स्मॉल लेटर एन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देख लें यहाँ पे ये हो गई आपके पास C1, में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा आपके पास C3। ठीक हो गया। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो है वो रोज है और जो वर्टिकल फॉर्म में है वो है आपके पास कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम इस रोज और कॉलम्स को कंबाइन कर दें, यानी क्या हम एक ही मैट्रिक्स थी तो उसमें हम ऊपर वाली रोज कॉलम, ऊपर में रोज कॉलम को डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद कॉलम्स को अलग डिस्कस कर रहे हैं, क्यों ना इस रोज और कॉलम को हम कंबाइन कर दें और उसको फिर आगे हम क्या करते हैं, फर्दर डिस्कस करते हैं कि हम रोज और कॉलम को इकट्ठी करके एक ही मैट्रिक्स में कैसे उसको पढ़ेंगे, उसका क्या नाम होगा। तो उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी अगर रोज और कॉलम्स को कंबाइन कर दी जाए किसी एक मैट्रिक्स के अंदर तो उसको क्या कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं उसको। ठीक हो गया। सो इसकी डिफिनीशन भी यही है, द नंबर ऑफ
the number of rows and number of columns in a matrix are known its order of that matrix। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसके रोज और कॉलम की तादाद को क्या कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी इसमें कितनी रोज हैं, कितनी कॉलम्स हैं, तो वो क्या कहलाई जाएंगी आपके पास, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाई जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी जिस तरह से वहां पे रोज को एम से रिप्रेजेंट किया जाता था, यहाँ पे फिर कॉलम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एन के साथ, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एंड इट कैन बी represented by m by n। यानी m by n का मतलब क्या है कि इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स है, r या उसके अलावा m by n। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है बल्कि ये m by n लिखा हुआ है। ठीक हो गया। m by n यानी m रोज और n कॉलम्स हैं इसके अंदर किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर रिप्रेजेंट करना हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। एक मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर लिखा हुआ है 1 4 7 9 3 4 19 -20 0 5 16 और ये हो गया 3। अब इसमें देखें कितनी रोज है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। तो इसमें कितनी रोज है, इसमें है आपके पास m इज इक्वल टू 3। फिर उसके बाद इसमें कॉलम की तादाद देखें तो इसमें कॉलम देखें फर्स्ट, फिर हो गया सेकंड और फिर हो गया थर्ड एंड फोर्थ। तो n की तादाद है इसके अंदर 4। अब हमने इसको कंबाइन करके अगर रिप्रेजेंट करना हो कि इसमें कितनी रोज और कितनी कॉलम्स है, तो हमने क्या लिखना है, द मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3/4। तो ए मैट्रिक्स में कितनी है, 3 रोज है और 4 कॉलम्स है। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक हो गया। और अगर हमने ये वाली नोटेशन इस्तेमाल करनी हो जिसमें m बाय यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो वो आपने क्या करना है, इस कॉर्नर के अंदर बस लिख देना है कि 3/4। ठीक हो गया। तो सबसे ज्यादा हम यही यूज करेंगे कि किसी मैट्रिक्स में क्या है, 3 रोज और 4 कॉलम्स है, या 2 रोज और 3 कॉलम्स है, या किसी भी तरह से कोई भी रोज और कॉलम्स लिखी हुई है, तो उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया। राइट कॉर्नर पे रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी रोज और कॉलम्स की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि रोज क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ लाइन जो है उसको हम रोज कहते हैं और उसको स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्टिकल फॉर्म ऑफ लाइन जो होती है, एंट्रीज होती हैं, उसको कॉलम्स कहा जाता है और उसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब हम इन दोनों को रोज और कॉलम्स को कंबाइन करें तो वो क्या बन जाता है, आपके पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाता है। तो उसमें हम रोज, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नोन एज इट्स ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय m by n एंड m मल्टीप्लाई बाय n। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है वही आपके पास m by n की फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिए, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास इक्वल मैट्रिक्स का, यानी कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कैसे हो सकते हैं। जिस तरह से हम इक्वलिटी का अगर जिक्र करें तो नंबर की सिस्टम में हम इक्वल नंबर रिप्रेजेंट करें तो 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, 7 इज इक्वल टू 7, तो ये तभी इक्वल हो सकता है। अब आ जाते हैं कि मैट्रिक्स में इक्वलिटी कब एग्जिस्ट करती है, उसके लिए कौन से रूल्स हैं, कौन सी कंडीशन है जिसका होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, फिर मैं इसको आपको समझा। सो इक्वल मैट्रिक्स की डिफिनीशन देख लेते हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी, कोई भी हो सकते हैं, एनी इफ एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं तो हम कहेंगे कि ये इक्वल होंगे। अब वो कंडीशंस क्या हैं जो कि हमने यहाँ पे याद रखनी है। नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन क्या है, द ऑर्डर of A is equal to the order of B। यानी ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो इक्वल हो बी मैट्रिक्स के ऑर्डर के। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स जो है उसके अंदर क्या होना चाहिए, 2/2 हो, और इसी तरह क्या होगा, बी मैट्रिक्स जो है वो भी क्या हो आपके पास 2/2, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हो, और इसमें भी ए में भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हो। तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या है, their corresponding entries are, उनकी जो corresponding entries होंगी आर इक्वल।
अब ये कोरोस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं जिसका जिक्र हुआ है कि कोरोस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, तो हम कहेंगे कि ये दोनों कंडीशन अगर होल्ड होती हैं किसी भी दो मैट्रिसेस के अंदर तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिसेस क्या है, वो इक्वल है। अब ये कोरोस्पॉन्डिंग एंट्री को जरा समझ लेते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें फॉर एग्जांपल हम ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है 2 3 4 5 एंड 7 लिख लेते हैं, ठीक हो गया। बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं इस तरह से कि 2+1 2+2 10-5 और फिर लिख लेते हैं 4+3 लिख लेते हैं। अब कंडीशन नंबर 1 जो है कि क्या इनकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के साथ, तो इसमें देख लेते हैं 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, तो ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये होल्ड हो रहा है, कंडीशन नंबर 1। फिर उसके बाद बी में देखें तो यहाँ पे देखें 2+1 = 3 एंड 2+2 = 4। फिर यहाँ पे देखें 10-5 से 5 आता है एंड 3+4 = 7। तो यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है इसकी जगह पे यहाँ पे दूसरे मैट्रिक्स में भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो ये कहलाई जाती है कोरोस्पॉन्डिंग एंट्रीज। यानी एक साइड पे जो एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर सेम उसी साइड पे दूसरे मैट्रिक्स में भी क्या होना चाहिए, वही नंबर होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, कोरोस्पॉन्डिंग एंट्रीज इसकी इक्वल है। अब ये नहीं हो कि एक दो मैच हो रही है बाकी मैच ही ना हो तो हम कहेंगे कि नहीं ये इक्वल है, ऐसा नहीं होगा, सारी के सारी एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो इसके लिए भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 लिखा होना चाहिए, जो कि हमें नजर आ रहा है 4 लिखा हुआ है। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। अब हम कहेंगे कि टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal because it satisfy both condition. The order of matrix A is equal to order of matrix B and their corresponding entries are also equal. So two matrices are equal. आई होप आपको समझ आ गई होगी इक्वल मैट्रिक्स की। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। बहुत इजी है, उसमें हमने बस जस्ट ये बताना है पहले क्वेश्चन के अंदर ही कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसका ऑर्डर क्या है, हमसे बस ये पूछे जा रहे। तो मैं अब वो आपको बुक पे ही समझा देता हूँ, उसमें जो एक ही क्वेश्चन है सॉल्व होने वाला वो फिर इंशाल्लाह मैं आपको पेज के ऊपर सॉल्व करवा दूंगा। बाकी जो दूसरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गई, इस तरह की जो छोटी छोटी वैल्यूज हैं वो हम बुक पे ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, क्या करें, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करना, ए मैट्रिक्स है, देखें इसमें कितनी है 1 and 2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसमें देख लें बी के अंदर देख लें तो इसमें भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स और 2/2 लिख लेंगे। इसमें देखें इसमें 2 रोज है, सॉरी 1 रोज है और 2 कॉलम्स है, सो ये हो जाएगा 1/2 यानी 1 रोज एंड 2 कॉलम्स। सो इसमें देखें 1 2 3 3 रोज है और 1 कॉलम है, सो ये हो जाएगा 3/1। इसमें देख लें 1 2 3 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, सो ये हो जाएगा 3/2। इसमें देख लें इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, सो ये हो गई आपके पास 1/1। इसमें देख लें 1 2 3 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, सो ये आपके पास हो गया 3/3 हो गया। यहाँ पे देख लें 1 and 2 2 रोज है और यहाँ पे कितनी है 3 कॉलम्स है, सो ये हो गया 2/3। समझ आ गई ये सबको। दोबारा देख लें, हमने फाइंड क्या करना था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना था, तो बस हमने इसमें यही देख लिया कि इसमें कितनी रोज और कितनी कॉलम्स है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे सारा कुछ मैंने समझा दिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताएं कि इनमें से कौन सी मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। तो इक्वलिटी का मैंने अभी आपको डिटेल से समझा दिया कि इक्वल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं। एक तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए और दूसरा उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, ठीक हो गया दोनों मैट्रिक्स का। यहाँ पे लिखा हुआ ए जिसमें एक ही एलिमेंट 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे देखें दूसरे एलिमेंट में 3 and 5 नहीं, इसमें एक रो है और 2 कॉलम्स है, ये तो नहीं हो सकता। इसमें 1/1 यानी एक रो और एक कॉलम होनी चाहिए, ऐसा वैसी मैट्रिक्स ढूंढनी हमने। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 - 2, तो 5 में से 2 माइनस करें तो क्या आंसर आता है 3 आता है। तो आपके पास इक्वल हो गया कि A = C। बस यही इसका आंसर है, हमने बस यही बताना था कि कौन से इक्वल आ रहे हैं। फिर यहाँ पे देखें बी के अंदर लिखा हुआ है 3 and 5 और डी के अंदर लिखा हुआ है 5 and 3। अब देखें यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है, तो हाँ इनका ऑर्डर तो सेम है लेकिन इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे बी इज नॉट इक्वल टू डी। तो उसके अलावा देखते हैं किसी और के इक्वल तो नहीं है, तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है आई में कि 3 लिखा हुआ है यहाँ पे भी और बी में भी 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इन दोनों की एंट्रीज इक्वल है। 3+2 से 5 आता है, यहाँ भी 5 लिखा हुआ है, सो 5 और 5 हो गया। सो इसका मतलब क्या है कि B इज इक्वल टू आई, ये भी आपके पास इक्वल हो गया।
नेक्स्ट जो है ई को देखें 4062, यहाँ पे देखें एच के अंदर 4062 इसमें भी लिखा हुआ है। यहाँ पे एक और भी नजर आ रहा है जे वाली मैट्रिक्स जिसमें भी लिखा हुआ है 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 एंड 2 + 0 से 2। तो आपके पास तीन मैट्रिक्स इस तरह से आ रही है कि ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे, यानी तीनों आपस में क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। आखिर में रह जाएगा एफ के अंदर देखें 2 और 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे 3 - 1 से 2 आता है और 3 + 3 से क्या होता है 6 आता है। सो एफ इज इक्वल टू जी। उम्मीद है समझ आ गई होगी। बस आपने क्या देखना है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का इक्वल होना जरूरी है और उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो मैंने ये भी समझा दी कि बी और डी में क्या फर्क है, इनका ऑर्डर तो सेम है लेकिन इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल नहीं है। अब इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्या करें कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। वो वैल्यूज फाइंड करें जो मैट्रिक्स इक्वेशन की कंडीशन को सिंप्लीफाई यानी वेरीफाई करें कि बाकी ए और सी और इस तरह की बाकी जो वैल्यूज हम इसमें लिख रहे हैं तो वो दोनों साइड पे क्या हो, इक्वल भी होनी चाहिए। तो इसको मैं पेपर के ऊपर ही आपको सिंप्लीफाई करके देता हूँ, ठीक हो गया, क्योंकि ऐसे फिर इसको समझना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसके मैं क्वेश्चन लिख के फिर मैं इंशाल्लाह आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस सी एंड विच इज इक्वल टू 0। ए प्लस सी की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है 0, तो हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं कि ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। तो आपने भी क्या करना है, इस तरह इक्वेशन बना के ही सिंप्लीफाई करना है, फिर आपको बहुत ईजी से याद रहेगा, इसमें कुछ रट्टा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए प्लस टू बी इज इक्वल टू -7, तो ये हो गया ए प्लस टू बी इज इक्वल टू -7, ये हो गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। फिर लिखा हुआ है थर्ड इक्वेशन c - 1 इज इक्वल टू 3, c - 1 इज इक्वल टू 3, ये हो गया आपके पास थर्ड इक्वेशन। और लास्ट में आपके पास जो फोर्थ इक्वेशन बन रही है वो ये है कि 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 4। अब देखें हमने इसमें से वैल्यूज निकालनी है ए बी सी और डी की, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ए प्लस सी लिखा हुआ है, यानी यहाँ से तो नहीं फाइंड हो सकती इक्वेशन 1 से। फिर सेकंड इक्वेशन में ए प्लस टू बी लिखा हुआ है, उसमें भी दोनों से अलग अलग वैल्यूज हैं, वो भी नहीं फाइंड हो सकता। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखें तो वो सिंप्लीफाई करके हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 को सिंप्लीफाई करते हैं। c - 1 इज इक्वल टू 3, इस c 1 को यहाँ ले जाते हैं तो यह हो जाएगा c इज इक्वल टू 3 + 1, c इज इक्वल टू 4, ये आपके पास c फाइंड हो गया, ठीक हो गया। फिर अगेन यूजिंग इक्वेशन नंबर 4, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, फिर इस 6 को हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो यह हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 2d + 6, फिर इसको यहाँ पे ले आते हैं तो यह हो जाएगा 4d - 2d इज इक्वल टू 6, 4 - 2 से आएगा 2 और यह हो जाएगा 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये अब आपके पास बन जाएगा d इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, सो d इज इक्वल टू 3। ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, एक डी की वैल्यू फाइंड हो गई और एक सी की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब देखें हम अगर इस सी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो वहां से हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमारे पास है a + c इज इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ पे c की जगह पे वैल्यू लिखेंगे a + 4 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। फिर हम इस 4 को राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू -4, तो हमें यहाँ पे तीन वैल्यूज मिल चुकी हैं, एक हो गई सी की वैल्यू, एक हो गई डी की वैल्यू और हो गई ए की वैल्यू। तीन वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब जो नेक्स्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है वो है बी की वैल्यू, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में से फाइंड आउट हो द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में सॉल्व करते हैं, वो है आपके पास a + 2b इज इक्वल टू -7। तो एक ही जगह पे क्या लिखा है हमने, देखें यहाँ पे हमने फाइंड किया था, एक ही जगह पे वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो है -4, ठीक हो गया। सो -4 + 2b इज इक्वल टू -7, इस 4 को राइट साइड पे ले जाएं, सो 2b इज इक्वल टू -7 + 4, सो b इज इक्वल टू -3, इसको डिवाइड कर देते हैं, b इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास सारी वैल्यूज फाइंड हो गई है।
अब यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि हमारे पास जो क्या है वैल्यूज जो है वो फाइंड हो चुकी हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थोड़ी सी वैल्यूज को, a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -3/2, c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 3। ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख ली जो कि हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसमें एक स्टेप है जो कि बच्चे अक्सर मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको पूरे नंबर, ये वैसे तो 4 नंबर का सवाल है लेकिन ये समझे आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, आधा सवाल आप सॉल्व नहीं करते जिसकी वजह से आपको नंबर पूरे नहीं मिलते। अब वो स्टेप है इस तरह से कि इसकी आपने वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन कैसे होगी वो मैं अभी बता देता हूँ। वेरिफिकेशन में आपने करना क्या होगा, जो क्वेश्चन गिवन था उस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज आपने फाइंड की है वो लिख देनी है। वेरिफिकेशन चले इसकी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में करना क्या है, जो वैल्यूज आपने ए बी सी और डी की फाइंड की है वो आपने क्वेश्चन में लिख देनी है। ठीक हो गया, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। सो ये है आपके पास a प्लस सी, फिर लिखा हुआ है a प्लस 2b एंड c माइनस 1, 4d माइनस 6 विच इज इक्वल टू, फिर ये था 0, यहाँ पे लिखा था -7, यहाँ पे लिखा हुआ था 3 और यहाँ पे आई थिंक लिखा हुआ था 2d लिखा हुआ था। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d। ठीक हो गया, मैं इन सारी वैल्यूज को क्या करता हूँ पुट कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं। a की जगह आएगा -4 प्लस c की जगह आएगा 4, फिर यह आएगा -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 2, फिर यह हो जाएगा c की जगह पे 4 -1, 4 इंटू डी की जगह पे 3 आएगा, 3 -6 एंड विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 0 -7 3 एंड 2 डी की जगह पे आ जाएगा 3। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 -4 दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो 4 -4 0, फिर ये देखें 2 और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और रेसिप्रोकल है, कैंसिल हो जाएंगे, -4 प्लस -3, फिर ये हो जाएगा 4 -1 3 आ जाएगा, 4 3 12 -6, तो ये इक्वल हो गया 0 -7 3 एंड 3 2 6। ये आपके पास आ गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 प्लस माइनस -3, तो 4 -3 से आएगा -7, 3 12 -6 से आएगा 6 और ये हो जाएगा आपके पास 0 -7 3 एंड 6। तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक हो गया, हमने वेरीफाई भी कर लिया। अगर इन केस आपकी वेरिफिकेशन में आपकी आखिरी आंसर जो है ये मैच नहीं करते, किसी तरह से आपकी कोई भी इस दोनों में से क्या होगा, कोई आंसर मैच ना किया, तो इसका मतलब कि आपने जो वैल्यूज फाइंड की हैं वो गलत फाइंड की हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो कहते हैं बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, किसी भी तरह से वो क्वेश्चन की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। अब चूंकि वेरीफाई नहीं करते, उनको पता नहीं होता कि हमने जो वैल्यूज फाइंड की है वो एक्यूरेट भी है या नहीं है, ये गलती होती है बच्चों की। तो इस चीज़ को आपने रिपीट नहीं करना, बल्कि इस चीज़ का ख्याल करना है कि वेरिफिकेशन लाजमी होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो अभी हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इनकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जितनी भी टाइप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पिंडी बोर्ड के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसके पीछे रीज़न यह है कि पिंडी बोर्ड में डिफिनीशंस आती हैं और डिफिनीशन के लिए फिर ज़रूरी है कि आपको तमाम डिफिनीशंस को रट्टा लगाना नहीं है, याद करना है। अब वो याद ऐसा रखा जाएगा कि जो हम पढ़ेंगे आपने बस उसको देखना है, उसी से ही उसकी डिफिनीशन निकलती जाएगी। ठीक हो गया। सो उम्मीद है पिंडी बोर्ड के लिए तो डिफिनीशन जरूरी है, बाकी फेडरल बोर्ड वाले जो है वो डिफिनीशन पढ़ के उसको याद मतलब समझ लेंगे, क्योंकि आगे उनकी यूज होंगी तो उनको पता होगा कौन सी डिफिनीशन कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं और मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आप मेरा जैसे नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड होगा और वो अपलोड होगा तो वो फौरन आपको मिल जाए, पहले आप उसको देख लें। ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।